Hi guys, welcome back to my YouTube channel The Knowledge Territory. ओके सो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में, एक्सटिंक्ट स्पेसीज के बारे में और उसके रीजंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया में कैसे रेगुलेशन होता है। ओके कैसा मतलब काम करते हैं इंडिया में। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. अगर जो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा एसेंशियल और बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो फिर हमें मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें क्या ज़रूरत है कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन कंजर्व करेंगे? इसके कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। जो कंजर्वेशन जो सिस्टम है, मतलब जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रिजर्व करता है हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, खास करके हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत आसान बना देता है। वाटर, एयर एंड सॉइल, ये तीनों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इट ऑल्सो preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding। और ये हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी प्रिजर्व करता है और प्लांट्स और एनिमल्स को और बेटर ग्रोथ मतलब और भी अच्छा बनाता है स्पेसीज और ब्रीडिंग में। और तो और फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। हम देखा जाए एग्रीकल्चर में तो फिर हम अभी भी डिपेंड है जो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज में, जो ट्रेडिशनल जो पहले होता था क्रॉप, उस पर डिपेंडेंट है। फिशरीज हु आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। जो फिशरीज जो है, जो जिसका फिश फार्म है, वो पूरा डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा हेविली डिपेंडेंट होता है अपने मेंटेनेंस के ऊपर, जो पानी के बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, वाटर पॉल्यूट ना हो, ताकि उनका भी प्रोडक्शन अच्छे से चले। इन द 1960s एंड 70s, याद रखो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके कंजर्वेटिव conservatism demanded a national wildlife protection program। जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कंजर्व करना चाहते हैं, वो लोग डिमांड किए कि हमें एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। 1960s में और 70s में द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, याद रखना। विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, ये किया गया क्योंकि बहुत सारे हैबिटेट्स मतलब जो एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। अन ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और एक ऐसा लिस्ट बनाया गया जिसके ऊपर ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत थी, जो स्पेसीज ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे थे, ज़्यादा कम थे, एंडेंजर्ड में चले गए थे। इसलिए the thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to the habitats and restricting trade in wildlife। और जो प्रोग्राम को भरोसा दिलाना था कि हमें प्रोटेक्ट करना है जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो स्पेसीज खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कैसे करेंगे वो? हंटिंग को बैन करके, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेट्स, जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे के, और रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। और जो ट्रेड होता था एनिमल्स का, उन्हें रेस्ट्रिक्ट करके, उन्हें बंद करके। ओके
Subsequently, central and main state governments established national parks and wildlife sanctuaries. About you have already studied, हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा कि सेंट्रल और मैनी स्टेट, जो सेंट्रल और मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए क्योंकि प्रोटेक्शन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अनाउंस कर दिया कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एनिमल्स को which are gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stage, or 3 types of crocodiles: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the gharial, the Asiatic lion, and others. इतने सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा बड़ा एरिया की ज़रूरत था, इसलिए वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन एनिमल्स को बचाने के लिए. Most recently, the Indian elephant, in black buck, the great Indian bustard, and snow leopard, etc. और अभी रिसेंटली में इन लोगों को भी मिल गया है, लिस्ट में आ चुके हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में. have given full partial legal protection against hunting and trade throughout India. और उन्हें पूरा का पूरा लीगल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है क्योंकि मतलब जो हंटिंग जो उनके ऊपर, जो एनिमल के ऊपर जो हमला करने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. और जो ट्रेड भी करेंगे, ओके, एनिमल को बेचेंगे या फिर खरीदेंगे, या इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन द फैनुअल वेब. हम अगर देखा जाए वाइल्ड लाइफ स्पेसीज में, टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल. ओके, इट इज द हमें पता है कि टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया का. इन 1973 द अथॉरिटीज realized that tiger population had decreased to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. पॉपुलेशन मतलब बहुत कम हो गया था क्योंकि 55,000 से 1827. ये क्यों हुआ था पता है? जब ब्रिटिशर्स रहते थे उन्हें शिकार करना बहुत पसंद आता था और वो लोग क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए, मतलब उन्हें पसंद था शिकार करना, इसीलिए बहुत सारे टाइगर्स को मारना शुरू किए क्योंकि और वो मांस भी खाना पसंद करते थे, मीट भी खाना पसंद करते थे. ओके, द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन वाज आर numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population. ये सारे और भी कारण हैं क्योंकि उनका मार के उनको ट्रेड किया जाता था और तो और उनके जो पॉपुलेशन ग्रो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये बहुत सारे रीजन है. द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स and the use of bones in the traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on verge of extinction. और जो ट्रेड होता था टाइगर स्किन्स का और जो यूज होता था बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ये टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था. ओके, पूरा का पूरा एक्सटेंड होने को कागार में था. सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट to about 2/3 of surviving tiger population in the world, these two nations becoming prime targets for poaching and illegal trading. और नेपाल और इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स हैं, इसीलिए ये दोनों कंट्रीज को टारगेट कर रहे थे जो इलीगल, जो क्रिमिनल्स थे, मतलब जो ट्रेड करते थे इलीगल स्किन्स का, मतलब जो ट्रेडिंग करते थे, इलीगल ट्रेडिंग करते थे. ये लोग टारगेट की ये दो कंट्री को ही क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे. इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स ऑफ द वर्ल्ड, was launched in 1973. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था.
ये सबसे बड़ा कैंपेन था, वाइल्ड लाइफ कैंपेन था, 1973 में लॉन्च हुआ था. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand. टाइगर कंजर्वेशन endangered species के लिए एफर्ट, मतलब जो टाइगर स्पीसीज हैव बीन viewed not only as an effort to save an endangered but the equal importance of the. ओके, ये कहना चाहता है कि सिर्फ टाइगर हम कंजर्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनडिजर्ड स्पेसिस है, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंजर्व मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस रखता है इसीलिए. और ये सबसे बड़ा मतलब प्रिजर्विंग था कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और तो और सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, द मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड द पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ. ओके, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है और ये मेनली टाइगर के ऊपर ही रिलेट करता है. ओके, टाइगर कंजर्वेशन को ऊपर. ओके, ये लास्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी रेदर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है वो पूरा का पूरा अभी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, ना कि थोड़े मतलब कुछ ही एनिमल और कुछ ही प्लांट्स को लेके. देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स. और तो और नए नए टेक्निक, नए नए मेथड्स ढूंढ रहे हैं कंजर्व करने के लिए. इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग. और तो और अब हाँ, जो कंजर्वेशन जो करते हैं मतलब जो कंजर्वेटिव्स हैं वो लोग ये भी शुरू कर दिया था कैसे इंसेक्ट्स को भी कंजर्व किया जाए, कैसे इंसेक्ट्स को कंजर्वेशन प्लानिंग किया जाए. इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. ये सब भी प्रोटेक्शन स्पेसीज में लिस्ट कर दिया गया. ओके, 1980 से 1986. In 1991, for the first time, plants were also added. 1991 में ऐड किया गया प्लांट्स को फर्स्ट टाइम, also added to the list starting with 6 species, खास करके 6 species के साथ. ओके, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. हम हमारे देश में कैसे टाइप्स हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फॉरेस्ट का. ओके, चलिए शुरू करते हैं. इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम. अगर हम ट्राई भी करेंगे कि इतना बड़ा फॉरेस्ट को हम कवर करेंगे, कंजर्व करेंगे और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. पर हम डिफिकल्ट है कंट्रोल करना और रेगुलेट करना. इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर एदर ओन्ड बाय द मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ओन्ड होता है किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से. दीज आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज. ओके, ये सब क्लासिफाई है उसके अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज में. रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट. जो हाफ ऑफ द मतलब बहुत हाफ से भी ज्यादा फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट बोल के. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. ये
इसलिए किया गया है क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन देने के लिए पूरा का पूरा प्रोटेक्ट रहे, इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दिया गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो 1/3 है जो फॉरेस्ट का, उसे बोल दिया गया है, बुला दिया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ओके, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। और तो और यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट लैंड मतलब उसके अंडर पूरा का पूरा गांव में मतलब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संभालता है, कोई भी प्लांट्स को कोई भी खराब नहीं करेगा। ओके, इन unclassed forest, these are other forest and wastelands belonging to both government and private individuals and communities। ये जो फॉरेस्ट है ये दोनों गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का भी है। ओके, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम मतलब कोई भी अगर एडवेंचर करना चाहे तो जा सकते हैं और अच्छा है। ओके, reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estates maintained on the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons। और तो और जो रिजर्व ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो हमें परमानेंट मतलब अच्छा हम प्रोड्यूसिंग टिम्बर भी बना सकते हैं, और जो अदर मिनरल्स मतलब अदर रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट से मिलता है वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन देता है। ओके, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट constituting 75% of its total forest area। ओके, मध्य प्रदेश में बहुत मतलब 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब इंडिया में जितना फॉरेस्ट एरिया है 75% मध्य प्रदेश में ही है। ओके, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र have large percentage of reserve forest of its total forest area, where Bihar, Haryana, Punjab, Odisha have a bulk in under protected forest। और तो और ये जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, इसके अंडर जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव ए हाई percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और गुजरात का जो पार्ट है मतलब उसमें जो फॉरेस्ट आते हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, वो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा मैनेज होता है। ओके, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन और जो वो लोग कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। हमें पता है कि कॉमर्स कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज इंडिया में न्यू नहीं है, मतलब कितने प्रकार के तरीके हैं कंजर्वेशन करने के लिए, पर हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो एक घर है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के लिए। ओके, इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट्स along with the government officials recognizing that only this will secure the long term livelihood। और तो और इंडिया में जो लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को या फिर एनिमल्स को अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जितने जब तक बने रहेंगे हमारा भी लाइफ बढ़ता चला जाएगा। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, क्या हुआ भाई? हाँ ठीक हुआ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ ठीक हुआ ठीक हुआ। हाँ हम कहाँ थे? इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान
villagers have fought against mining by citing wildlife protection act. और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहां पे विलेजर्स ने फॉट किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है. इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. और बहुत सारे जगहों पे विलेजर्स मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं हैबिटेट्स को, एनिमल्स को. ओके, रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. और ये वो सब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी कर सकते हैं. द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव Dakab Sanchori, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachments. जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, जो फॉरेस्ट है, उसको डिक्लेयर किया गया कि उनका रूल होना चाहिए, उन लोगों का रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए. हंटिंग यहाँ पे अलाउ नहीं होगा. और यहाँ का मतलब ये इस जगहों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा. और कोई बाहर के आदमी कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते डायरेक्टली इन फॉरेस्ट के अंदर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. भाई और एक ही पेज है, खत्म हो जाएगा अभी. The famous Chipko movement in the Himalayas has not successfully registered deforestation in several areas, but also shown the community afforestation with indigenous species. जो आपको याद ही होगा, जो चिपको मूवमेंट हुआ था हिमालयस में, वो डिफॉरेस्टेशन को सक्सेसफुली मतलब has not successfully registered deforestation in several areas but also shown the community afforestation. पर ये एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे कम्युनिटी हेल्प करना चाहिए फॉरेस्ट को काटने, मतलब फॉरेस्ट को ना काटने के लिए और एफोरेस्टेशन के लिए. ओके, विथ इंडिजिनियस स्पेसीज कैन बी एनर्मस सक्सेसफुल. और बहुत सारे एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिल सकता है. अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड. और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स था वो भी अच्छा मतलब अभी तक लागू हो रहे हैं. और न्यू मेथड्स आ रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, स्प्रेड होता जा रहा है इंडिया में. ओके, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीच Bachao Andolan Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diverse spread crop production without the use of synthetic chemicals are possible economical viable. और ये जो बीच बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवदया have shown the adequate levels of, जो ये सब जो आंदोलन था या फिर स्ट्रगल था जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ये यूज कर रहा है सिंथेटिक केमिकल्स के द्वारा ही नहीं, मतलब विदाउट द इसमें केमिकल्स यूज नहीं हो रहा है. और ये मैन्योर जो यूज करते हैं और ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा प्रूव हो रहा था. ओके, इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnished a good example for involving local communities in the measurement and restoration of degraded forest. जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है प्रोग्राम है इंडिया में, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं मैनेजमेंट में और रिस्टोर कर रहे हैं जो डिग्रेड मतलब जो खत्म होता जा रहा है फॉरेस्ट को, उसे कंजर्व करने के लिए. ओके, द प्रोग्राम हैज बीन in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution of joint forest management. और ये पहली बार लागू हुआ था ओडिशा में जो 1988 में हुआ था. और ये फर्स्ट रिजोल्यूशन हुआ था मतलब रिजोल्यूशन स्टार्ट किए थे JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में. और JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly as degraded forest land managed by forest department. और जो JFM है वो
ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसे लोकल विलेज कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, उनके एक्टिविटीज़ कैसे हैं, वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और तो और वो मैनेज भी कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। ओके, इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज are entitled by individual benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful fully protection। और तो और वो जो मेंबर्स है कम्युनिटीज के, वो लोग भी बहुत सारे बेनिफिट्स ला रहे हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और तो और से जो टिम्बर हार्वेस्टेड है वो सक्सेसफुली प्रोटेक्शन देने के लिए। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and the reconstruction in India is the local community where everywhere have to involve in some kind of natural resource management। हमें ये क्लियर लेसन मिल रहा है इस चैप्टर से कि कैसे भी हो डायनेमिक, मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो एनवायरनमेंट का या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए इंडिया को, तो फिर लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है लोकल इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि यही दिखाता है कि कैसे हम फ्यूचर के लिए हम बचा सकते हैं इंडिया, मतलब कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economical rewarding। ये जो लास्ट दो लाइन है ये बोल रहे हैं कि बट देर इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि सिर्फ लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और तो और सेंटर स्टेज में भी उन्हें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, उन खुद को ही बदलना, मतलब कम्युनिटीज को बदलना पड़ेगा, वो खुद को एनवायरनमेंट को कैसे फ्रेंडली रखेंगे, कैसे प्लांट्स लगाएंगे, कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा प्लांट्स को, और तो और कैसे हम उसके बाद और तो और जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पफुल करेगा लोगों के लिए इकोनॉमिकल रिवार्डिंग, और तो और एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली कैसा रह जाए ऐसे देखने के लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, thank you for watching this video। if you like it, share it with your friends। I last one, stay safe, stay healthy, stay in home। जय हिंद, जय भारत।